ઇલેક્શન રિલેટેડ વાતો કરીશું, ગુજરાતના માહોલ વિશે પણ વાતો કરીશું. રવિશંકરજી, આપનું સ્વાગત છે વી આર લાઈવ स्पेशल कार्यक्रम. रविशंकर जी, आप गुजरात आए हो, पहले भी आ चुके हो, इलेक्शन का वक्त है, कैसा माहौल लगा गुजरात में और लोगों के दिमाग में कौन सी बात फिट है कि क्या वो सोच के वो मत देगा? देखिए, गुजरात में पहले भी आता और हर चुनाव में तो एक तो रूटीन प्रचार होता है. गुजरात में 27 साल से भाजपा पावर में है और आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं. एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी. जो भाजपा ने गुजरात को बदला है वो दिखाई पड़ता है. मैं 2-3 उदाहरण आपको दे दूं. बिल्कुल, मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था तो यहाँ पर अधिवेशन में आया था. उस समय साबरमती नदी मुझे एक नाले के रूप में दिखाई. आंखों में आंसू आ गया. बचपन से पढ़ा था साबरमती का सन तूने कर दिया कमाल, कहाँ है. और आज देखिए क्या सुंदर नदी, क्या निर्मल पानी, अटल ब्रिज. तब मैं बहुत टहला, 1-2 टीवी कार्यक्रम में गया था, मनपसंद. नर्मदा का पानी सौराष्ट्र के रेगिस्तान में पहुंचा कि मेरी गाँव में पहुंचा. कितना विरोध किया था मेधा पाटन का. मैं वकील भी हूँ. जौनपुर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इस विषय पर लड़ने का बहुत मुझे अवसर मिला. भारत सरकार ने भी उस समय, कांग्रेस की सरकार ने अवरोध किया था ताकि ये मामला नरेंद्र मोदी के क्रेडिट में न जाए. आज पानी पहुंचा नहीं. और बाकी मैं पूर्व IT मंत्री रहा हूं तो यहाँ जिस तरह से IT हब गुजरात बन रहा है, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेजेस, आज यहाँ एयरबस बनने जा रहे हैं, हवाई जहाज, यहाँ आर्मी यूनिट्स आ रही है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनने जा रहे हैं. तो इसे कहते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट. तो इसे कहते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट हुआ है, ये अक्सर लोग कहते हैं. मगर साथ में ये भी कहते हैं कि गुजरात में शिक्षा थोड़ी महंगी है, थोड़ी नहीं बहुत महंगी है. कोई गरीब इंसान अपने परिवार के बेटे को मेडिकल या इंजीनियरिंग पढ़ा नहीं पाएगा गवर्नमेंट के अलावा. गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो पहले थी वो आज भी है, मगर प्राइवेट एजेंसी के नाम पे बहुत बिजनेस बन गया है एजुकेशन का गुजरात में. ये दावा ये भी कहा जाता है. देखिए, मेरा उसका जवाब बहुत सीधा है आपके सामने. यहाँ स्कूली शिक्षा तो बहुत दिन से मुफ्त है. जो केजरीवाल जी बोलते हैं, मुझे बताया कि 1960 से ही यहाँ प्राइमरी एजुकेशन फ्री है. बिल्कुल, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते होंगे. अच्छी बात है. बड़ी देखिए, पहली बात है कि सच्चाई है और मेडिकल कॉलेजेस खुलने चाहिए. अब तो यहाँ यूनिवर्सिटी और कॉलेज की संख्या में बहुत इजाफा हुआ है. पहले 1 दर्जन थे, अब 100 से ऊपर आ गए. अब आप देखिए, पूरे देश में प्रक्रिया है, परंपरा है कि जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस होंगे जहाँ उनके एग्जाम से आप आते हैं तो उनकी तो एक फीस रूटीन होती है. बिल्कुल. और बाकी जो प्राइवेट है तो वहाँ पर उसको एक्स्ट्रा फीस लेते हैं. सच्चाई है. तो इसको एक बैलेंस करना पड़ेगा. लेकिन मैं आपसे इतना कह सकता हूँ, यहाँ इतना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आया है गुजरात में इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. और एक बात मुझे आपसे और कहनी है, फिर आपके अनुभव का मैं ध्यान दूंगा कि मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई में कुछ तो खर्चा लगता है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी का बहुत है मामला. आजकल IT के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी आ रही है. तो ये थोड़ा सा बैलेंस करके चलना. रविशंकर जी, आप ऐसे परिवार में से आते हो कि तो गरीबी क्या चीज़ है वो आपको मालूम होगा. बिहार में भी आपने गरीबी चारों तरफ देखी होगी कि क्या हाल है. और हर एक इंसान की, गरीब इंसान की ये ख्वाहिश तो होती है कि उनका बेटा डॉक्टर बने. यहाँ एक भी सरकारी कॉलेज 27 सालों में नहीं शुरू हुई. एक कमनसीब बात नहीं है. देखिए, अब मैं आपके डेटा पर तो नहीं बहस करूंगा. ओके. लेकिन जो हमारे पास डेटा है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए हैं. आप आपके चैनल पर कहिए तो उसको पढ़ के सुना दें. मैनिफेस्टो में भी बहुत सारी बातें आई हैं, बाकी भी बातें आई हैं. और मैं जानता हूं कि गुजरात टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन का एक बहुत बड़ा हब बन रहा है. ये मैं जानता हूं एज ए फॉर्मर IT मिनिस्टर. तो इसलिए थोड़ा आपकी बात को मैं बड़े विनम्रता से उसको विश्वास करने में मुझे कठिनाई हो रही है. ये ठीक है और करना चाहिए. बाकी सोच रहा
दिल मांगे मोह। और दूसरी बात मुझे आपसे कहनी है कि आपने जो गरीबों की बात की, तो यहाँ के गरीब बच्चे आज IAS बन रहे हैं कि नहीं, IPS बन रहे हैं कि नहीं, आप मुझे बताइए। आज गुजरात के बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं कि नहीं, आज आदिवासी बच्चे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। कि मोदी जी ने जो समरूपी विकास की चिंता की है, ये उसी कारण हो रहा है ना। अब बताइए, यहाँ स्पोर्ट्स की जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम और सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जहाँ ओलंपिक हो सकता है। तो गुजरात में पहले हम सुनते थे क्या कि गुजरात के लोग सिविल सर्विस में जाएंगे, गुजरात के लोग खेलेंगे, ये तो नहीं था। आज तो गुजरात को बहुत दिन से देख रहे हैं, तो बदलाव हो रहा है। HN पटेल, मोरारजी देसाई सब लोग ICS हो चुके थे। इस ये गुजरात के ही लोग हैं, मगर अब लोग ज़्यादा लोग IAS IPS बनने लगे हैं। IAS IPS बन के हमारे सामने आते हैं। रविशंकर जी, दूसरी बात यह है कि जब आप कहीं भी लोगों को मिलते हैं तो उनके मुंह से आप कौन सी बात सुनते हो? क्या सोच के वो वोट डालेंगे, वो EVM में बटन दबाएंगे? और क्या महंगाई एक मुद्दा है या नहीं? देखिए, महंगाई के मारे से जरूर बोलूँगा, लेकिन वो दो आधार पर वोट देंगे। जो भाजपा ने 27 साल में काम किया, जो गुजरात को बदला, मुझे बताया गया है कि सिर्फ अहमदाबाद की GDP 58 अरब रुपीस है। आज हमारा मैनिफेस्टो गुजरात के पूरे इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन, 7,000 करोड़, समझते हैं आप, इस लेवल पर लाने की बात सोच रहे हैं। जो भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन है, तो अब मुंबई वगैरह के अलावे, साउथ के अलावे, गुजरात भी भारत इकोनॉमी को प्रोपेल करेगा, आगे बढ़ाएगा। ये बड़ी बात है और अच्छी बात है। आज भारत की अर्थव्यवस्था इंग्लैंड से आगे निकल गई ना। जिस इंग्लैंड ने हम पर राज किया 300 साल तक, भारत की अर्थव्यवस्था उससे आगे निकल गई, तो उसमें गुजरात का भी हाथ है। अब जो महंगाई की आपने बात कही, तो मुझे उसका जवाब चाहिए। देखिए, भगवान ने हमको तांबा दिया है, कोयला दिया है, लोहा दिया है, एल्युमिनियम दिया है, सब कुछ दिया है, थोड़ा बहुत सोना और हीरा भी दिया है। और ये देश का पूर्व कोयला खान मंत्री आपसे बोल रहा था, मेरी सरकार में था, लेकिन तेल नहीं दिया। तो तेल हमें बाहर से लाना पड़ता है, चाहे गैस हो या डीजल। अब यूक्रेन की लड़ाई के कारण पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन परेशानी में है। तो महंगाई तो अमेरिका में 40%, जापान में 40%, इंग्लैंड में बहुत है, फिर भी हमने 9-10% पर नियमित रखा हुआ, और इसमें भी हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। लेकिन जनता समझती है कि ये जो क्षणिक कारण से महंगाई आई है, इसको संभालने में सक्षम नरेंद्र मोदी की सरकार ही है, ये विश्वास है। पूरे दुनिया में भारत की छवि बहुत अच्छी तरह से उजागर होकर आई है। क्या माहौल बन रहा है भारत के लिए पूरी दुनिया में? देखिए, मैं आपको बताऊं, आज मोदी जी G20 के नेता बने हैं ना। आज मोदी जी ने यूक्रेन के बारे में कहा ना, ये समय युद्ध का नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और G20 ने उनके इस वक्तव्य को उन्होंने मान लिया। और ये उन्होंने कब कहा था? पुतिन से बातचीत में कहा था, ये समय युद्ध का नहीं है दुनिया में। और आज देखते हैं, बिडेन साहब हों या बाकी लोग हों, मोदी के प्रति सम्मान, क्या फ्रांस के राष्ट्रपति या पुतिन साहब हो, कोई भी हो, तो आज मोदी जी एक दुनिया के नेता के रूप में उभरे हैं, ग्लोबल लीडर। और उनकी 3 चीजें हैं: पीस, पारस्परिक विश्वास और विकास। जिस तरह से उन्होंने कोरोना में 200 करोड़ टीके लगे, भारत ने कोविड का वैक्सीन बनाया। आज मैन्युफैक्चरिंग में देखिए, सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्री थी 14 में, आज भारत में 270 मोबाइल फैक्ट्री। भारत चीन के बाद दुनिया का बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया। इस विभाग को मैं ही देखता था मोदी जी के निर्देश में। आज इंडिया, हम एप्पल की 14 फैक्ट्री उठा के ले आए चाइना से कोविड में। ये तो आज भारत का ये नया आत्मविश्वास, इनोवेशन में, स्टार्टअप में देखिए किस तरह से वो आगे बढ़ी है। पहले स्टार्टअप जीरो था, आज भारत में नए नए स्टार्टअप। और स्टार्टअप का मोटो क्या है?
हम नौकरी लेने वाले नहीं, हम नौकरी देने वाले, हाँ, वी आर जॉब गिवर्स। तो ये एक नया जो हिंदुस्तान आत्मविश्वास से बन रहा है, इसके पीछे मोदी जी खड़े रहते हैं। और छोड़िए स्पोर्ट्स में देखिए कितना बढ़िया मेडल जीत रहे हैं हम, और आगे बढ़ेंगे। और मोदी जी ने क्या चिंता की, यहाँ के बच्चे जाते थे, उनको भोजन वहीं का करना पड़ता था। सरकार व्यवस्था करेगी, तुम्हारा बावर्ची भी वहाँ जाएगा, तुम्हें तुम्हारे पराठे भी मिलेंगे, तुम्हें तुम्हारा दूध भी मिलेगा, मट्ठा भी मिलेगा, जाओ प्रैक्टिस करो। देखिए ये सामने है, ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स जिसमें हिंदुस्तानी पहलवानी में, आपके शूटिंग में, एथलेटिक्स में, जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत रहे हैं कि नहीं। तो ये मोदी जी की जो सोच है ना, बहुत प्रेरणादायी है, वो पूर्णता में सोचते हैं। मोदी जी की इमेज पूरे विश्व में बढ़ती जा रही है, मगर मल्लिकार्जुन खड़गे एक ऐसे नेता है कांग्रेस के प्रमुख है अभी तो, वो रावण कहते हैं मोदी जी को, अहंकार बहुत है मोदी जी में। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है, बेशर्मी की हद। क्या विपक्ष, प्रमुख विपक्ष पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री को गाली देगा? गुजरात तो संस्कार भूमि है ना। हम किसी का नाम रावण रखते हैं क्या? किसी का नाम हम मंथरा रखते हैं क्या? किसी का नाम वो महाभारत के मामा जी का रखते हैं क्या? आप बताइए, शकुनी मामा। आपको शकुनी नाम नहीं मिलेगा, आपको रावण नाम नहीं मिलेगा, आपको मंथरा नाम, आपको केकई नाम नहीं मिलेगा। ये है भारत के संस्कार। उन्होंने हजारों साल पहले अन्याय किया, हम तुम्हें नाम देकर सम्मान नहीं करें। अब ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री को आप क्या करें? तो क्या उन्होंने ऐसे ही कह दिया क्या? वो ऊपर देखते हैं। इंदिरा जी ने, सोनिया जी ने क्या कहा था, मौत का सौदागर। राहुल गांधी ने क्या कहा था 19 में, आपने देखा होगा, चौकीदार। मैं बोल नहीं पाऊंगा। 7 में हारे, 12 में हारे, 14 में हारे, 17 में हारे, 19 में हारे, 24 में भी हारेंगे, फिर भी नहीं सुधरते हैं। इसके कारण है, और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने विचार। कारण है वो नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं। तू है कौन भाई? तू कहाँ से आ गया? एक गरीब चाय वाले का बेटा, पिछड़े परिवार का, कहाँ से आ गया? ये तो हमारी गद्दी है ना, दिस इज माई सीट। बैठा हुआ 8 साल से, कहता है फिर जीतेंगे। आज तक सोनिया जी ने, राहुल गांधी ने मोदी जी को ईमानदारी से बधाई दी है क्या प्रधानमंत्री बनने पर? एक शिष्टाचार होता है ना। देखिए, मैं खड़गे साहब के शब्द नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरी पार्टी का यह संस्कार नहीं है। इलेक्शन है तो त्रिवेदी जी आलोचना करो ना भाई, कहाँ मना है, लेकिन फाउल खेल मत खोलो ना, ये तो फाउल खेल है। और मैं इस बहस को थोड़ा आगे ले जाऊं। सरदार पटेल को सम्मान किया क्या इस परिवार ने? बताइए, सरदार पटेल कब मरे? 1950 में, 91 में उनको भारत रत्न दिया। क्यों? कौन थे प्रधानमंत्री? नरसिंह राव। अगर परिवार का होता प्रधानमंत्री, ये काम भी अटल जी को ही करना पड़ता। और आज तक केवड़िया में इतनी बड़ी मूर्ति लगी है, कभी सोनिया जी ने, कभी खड़गे जी ने, कभी राहुल गांधी वहाँ गए, एक बार नमस्कार भी करेंगे? नहीं गए। क्योंकि मोदी जी की प्रतिमा क्यों लगाई नरेंद्र ने? दुनिया की सबसे बड़ी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी है ना दिल्ली में राजपथ पर, कभी सोनिया जी गई क्या? ये सवाल। आज तक सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, अबुल कलाम आजाद, उनको 92 में मिला। जो नेहरू जी के आलोचक हैं वो साइड, और नरेंद्र मोदी तो कांग्रेस। तो जब ये स्वभाव होगा तो गाली निकलेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल डैम, सरदार वल्लभ भाई डैम, नर्मदा डैम, नाम रखा गया जो योजना का नाम रखा गया था कांग्रेस के लोग। उन्होंने सम्मान तो दिया था, वो कहते हैं कि गलत बात है, कम सम्मान नहीं देते। सरदार सरोवर योजना नाम उन्होंने दिया था। जवाब सुन लीजिए, ये आप उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो इसमें वकील के रूप में पेश हुआ है, तो सारा कुछ मेरे सामने है। 62 में योजना बनी जी, खटाई में चली गई,
ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर आ गए मेधा पाटकर, उनके पीछे कांग्रेस के लोग खड़े हो गए, वामपंथी खड़े हो गए, वर्ल्ड बैंक की फंडिंग रुकवा दी। आपको याद है ना, पूरा गुजरात परेशान है, फिर डिज़ाइन चेंज कर दो, फिर ये कर दो। काम शुरू कब हुआ बताइए मुझे आप। और मोदी जी ने क्या कहा, थोड़ी हाइट बढ़ा दो, नहीं तो रेगिस्तान में नहर का पानी नहीं पहुंचेगा। तो हाइट को बढ़ाने के प्रस्ताव को 3 साल रोके हुए थे, नहीं रोके हुए थे, बनने के बाद भी। तो ये है सवाल, ये है सवाल। तू है कौन नरेंद्र? तू बनाएगा सरदार सरोवर डैम? मैं बहुत गंभीरता से बोल रहा हूँ। रविशंकर जी, आपने बोला कि कांग्रेस शिष्टाचार तोड़ रही है। मुझे बराबर याद है कि ये शिष्टाचार तोड़ने की परंपरा 2014 से हुई थी। तब नरेंद्र भाई ने मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर से उनको बोला था कि ये प्राइम मिनिस्टर रेनकोट पहन के बाथरूम में स्नान करते हैं, बात ले रहे हैं। किसी ने देहाती औरत भी बोला था। तो ये शिष्टाचार तब से टूटता जा रहा है। देखिए, पहले अब मैं आपके बोला, देहाती औरत में नहीं सुना है, मौनी बाबा सुना है और रेनकोट के नहाने की बात सुनी। राजनीति में व्यंग, अब फिर आप बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, राजनीति में व्यंग, हास्य, कार्टून चलता है, चलता है। क्या आलोचना का अंग है ना। मैंने शब्द फाउल मत खेलो, बिल्कुल। रावण फाउल है, मौत का सौदागर फाउल है, चौकीदार जी जी, ये फाउल है। और बार बार कांग्रेसी हम लोग से कहते हैं कि भाई मेरे इसको क्या बताऊं, ये क्या करता है। तो हमारा खाली कहना ये है कि ऐसा नहीं है। अब मनमोहन सिंह बोलते नहीं थे, याद है ना, राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था, याद है कि नहीं याद है? बिल्कुल। पर भी चुप रहे। तो चलिए छोड़िए, आपको नहीं, अब वो पीएम नहीं है, लेकिन ये सब कोई मतलब नहीं है। राजनीति में लोक लाज से चलिए, शिष्टाचार से चलिए, लेकिन व्यंग रखिए, हास्य रखिए, क्यों नहीं रखिए। वो वाजपेयी जी भी किया करते थे, व्यंग अच्छा किया करते थे। सुषमा जी ने भी किया था कि हमारे प्रधानमंत्री कभी कुछ बोलते नहीं है और बोलते तो कोई सुनता नहीं। सही है, बिल्कुल सही। और एक 27 सालों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है, फिर भी प्रो इनकमेंसी है, एंटी इनकमेंसी नहीं है, आपने बोला। तो रूपाणी सरकार को एक ही रात में क्यों आपने विसर्जन कर दिया रूपाणी सरकार का? ये हमारी पार्टी का अंदर की मजबूती है कि हम नए लोगों को अवसर देते हैं, मुझे इस बात को पूरा करेंगे। ये हमें गर्व है इस बात। हमने 5 साल काम किया, अब नए लोगों को लेंगे, पूरे मंत्रिमंडल को चेंज करेंगे। इसमें क्या परेशानी है? हम कांग्रेस पार्टी नहीं ना है। या राजस्थान में क्या हो रहा है, अशोक गहलोत नेता, गुजरात के प्रभारी, उनका डिप्टी सीएम सचिन पायलट गद्दार है। कौन सी भाषा है? और राहुल गांधी हताश है। यही तो बीजेपी की विशेषता है। और सब लगे हुए काम में। मैं राजकोट गया था, वहाँ रूपाणी जी खूब प्रचार कर रहे हैं, मेरी बातचीत भी हुई। बाकी लोग तो देखिए, हमारे पार्टी की जो विशेषता है उसका सम्मान तो करना पड़ेगा। नहीं, रविशंकर जी, ये बोला जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी टालने के लिए भी रूपाणी की पूरी सरकार को बर्खास्त किया गया। ठीक है, अब ये सोच है। मैं आपको वही जवाब दे रहा हूँ कि मैं भूपेंद्र जी के बारे में एक बात मैंने सुना, बहुत प्रभावित हूँ। जिस गुरु के वो शिष्य हैं, उसका एक मंत्र उनके जीवन का हेतु वाक्य है, जो मिला उसमें संतोष करो, और जो नहीं मिला उसको भी चिंता मत करो। और जिस तरीके से उनका सहज सरल व्यापार है, ये बहुत मुझे प्रभावित करता है। गुजरात की जनता भी वो पसंद करती है, वो व्यवहार। और एक बात है साहब कि कॉमन सिविल कोड के बारे में अक्सर चर्चाएं ये कि इस देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। संसद में भी चर्चा आगे होने वाली है। आपका पर्सनल ख्याल क्या है, क्या सोच है आपकी? क्यों नहीं होना चाहिए? ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं आपको संविधान के छात्र के रूप में और ऐसे ही बात करता हूँ। जब से जनसंघ पैदा हुआ तब से हमारा एक कमिटमेंट है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए।
और ये संविधान के आर्टिकल 44 में ही लिखा हुआ है। 3 तलाक समाप्त किया ना हमने। मेरा सौभाग्य था कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर देश के कानून मंत्री के रूप में मैंने ही उसको लाया था बिल को। आर्टिकल 370 खत्म हुआ ना, सैल्यूट टू अमित भाई एंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके निर्देश पर ही सब कुछ हुआ। और यही सरदार पटेल की बात मैं फिर लाऊंगा। 556 रियासतें थी ना, बहुत आपके प्रदेश की भी थी। 555 को सरदार साहब ने हैंडल किया, कोई समस्या नहीं हुई। एक नेहरू जी ने हैंडल किया कश्मीर, 19 तक समस्या हुई। आज चीज़ें ठीक हो रही हैं। तो मेरा खाली कहना क्या है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी होना चाहिए देश की एकता के लिए, समरूपता के लिए। अब संविधान में ये भी व्यवस्था है कि राज्य भी उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। यह कमीशन बना है, उत्तराखंड में बना है, गोवा में काफ़ी काम हो गया, यूपी में हो रहा है, होना चाहिए, देश में भी होगा। चर्चा करके, बहस करके संवैधानिक मार्ग से होगा। आप ये मानते हैं कि अकेले सरदार वल्लभ भाई पटेल से शायद थोड़ा मुश्किल होता, अगर राजा महाराजाओं ने अपना राज्य सामने से सरदार वल्लभ भाई के चरणों में नहीं सौंपा होता। भावनगर के राजा कृष्णपाल सिंह सबसे पहले राजा थे जिसने अपना राज सरदार वल्लभ भाई को सौंप दिया था कि मैं सबसे पहला मेरा राज आपको सौंप देता हूँ। भारत रत्न की मांग उठी है, क्यों नहीं दिया जाता? अच्छी बात। देखिए मेरा खाली कहना क्या है कि सरदार पटेल ने जिस तरह से रियासतों को जोड़ा और जिस तरह से गुजरात के महाराजाओं ने काम किया, ये बहुत बड़ा काम। जूनागढ़ को छोड़ दीजिए आप, ये अलग केस है। क्या भावनगर, क्या आपके राजकोट, क्या आपके बड़ौदा, सब बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े राजा, क्या जामनगर जाम साहब जी, तो इन सबों ने बहुत बड़े काम किए। अच्छी बात है, और गुजरात में बहुत बड़ा योगदान है। देश में बहुत ज़्यादा योगदान है गुजरात। हमेशा ये चिंता रहती है रविशंकर की कि अगर इस देश की पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं की गई जाती है, नहीं की जाती, तो बहुत बड़ी समस्या आने वाले दिनों में आएगी। आप मानते हो कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कोई कानून बनना चाहिए? देखिए, फिर एक बात समझिए, भारत की आबादी 131 करोड़ हो गई है। कुछ लोगों का मानना है कि कुछ वर्षों में हम चीन से आगे निकल जाएंगे। तो आबादी के लिए खाना चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, कैसे होगा? सरकार तो करेगी, लेकिन अगर जनसंख्या अनमैनेजेबल हो जाएगी तो कैसे किया जाएगा? आपने अगर 50,000 लोगों के खाने की व्यवस्था की है, बड़ी संख्या, और 5 लाख लोग खाने पहुंच जाएंगे तो क्या होगा? अगर आपने 5 लाख लोगों के खाने की व्यवस्था की है और 15 लाख पहुंच जाएंगे तो क्या होगा? और आपने 15 लाख लोगों के खाने की व्यवस्था की है और 5 करोड़ पहुंच जाएंगे तो क्या होगा? तो इस पर ऑब्जेक्टिव रूप से विचार करना चाहिए, ये चर्चा करनी चाहिए। मैं संविधान के छात्र के रूप में बोल रहा हूं, और देश में इस पर एक सर्वानुमति बननी चाहिए। ये किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, बात समझ गए? देश हित, राष्ट्र हित, समाज हित। और देखिए देश कैसे बदलता है। पहले हर घर में 4-5 बच्चे तो आम बात थी। आज पढ़े लिखे लोग सामान्यतः 2 या 3 करते हैं ना। और जहां पढ़े लिखे में ऑफिसर्स हैं, हाई कोर्ट के लॉयर हैं, डॉक्टर्स हैं, पत्रकार हैं, उनके अगर 4-5 बच्चे पढ़ गए, अच्छा तेरे 5 बच्चे हैं, ये सच्चाई है। क्योंकि पढ़ाई आई तो लोग समझे कि हमें परिवार बहुत बड़ा नहीं करना है, ताकि बेटे को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, शादी करनी है, उन्हें सक्षम बनाना है। बहुत लोग नहीं मानते इसको। इसलिए पॉपुलेशन पॉलिसी में अगर एक जनसंख्या नियंत्रण कानून का विचार अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन संवाद होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, इस पर एक राय बननी चाहिए। सर्वानुमति की बात आपने बोली, मगर किसानों के लिए जो 3 कानून लाए थे उसमें कोई चर्चा कानून लाने से पहले नहीं हुई। देखिए उस पर ट्रिपल तलाक के लिए ऑर्डिनेंस जल्दी से लाया गया था। तो उसी तरह
पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए ऑर्डिनेंस लाना है तो भी आप क्यों नहीं लाते? आपकी जानकारी के लिए लगभग 50-60 मीटिंग हुई थी किसानों के संगठनों के साथ। 3 तलाक का विषय तो सुप्रीम कोर्ट का सारा बड़ा केस में ही निर्णय आया था, उस पर चर्चा हुई और वहाँ ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एफिडेविट दिया था कि हम अपने तलाकनामा शादीनामा में इस बात का जिक्र करेंगे आप 3 तलाक नहीं दोगे। कुछ नहीं किया उन लोगों ने। ये बैकग्राउंड है उसका। अब आपकी सोचना सही है, ठीक है, कुछ चीज़ों को समय के अनुसार चलने दीजिए। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन सर। कांग्रेस कहती है कि साहब हमने जो निर्माण किया भारत में सब चीज़ें बेचते रही है ये मोदी सरकार। तो एयरपोर्ट भी बेच रहे हो, रेलवे भी बेच रहे हो, जो हाथ में आया सब कुछ बेच रहे हो। बीजेपी ये बेच के ही देश चला रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं कभी मुझे हंसना लगता है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है कि नहीं, मुझे बता दीजिए जी। जो सड़कें उनकी बन रही है वो पीपीपी मोटरवे बन रहा है कि नहीं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर। और तो छोड़िए, आज अखबार में खबर है, यहाँ में नहीं पढ़ा, कि अडानी पोर्ट केरला में भी बन रहा है और सीपीआई सरकार सीपीएम के से उसका समर्थन कर रही है। अरे भाई, देश को बढ़ाने में दोनों को काम करना पड़ेगा ना। और आज जो इतना नेशनल हाईवे बना है, इतना डिजिटाइजेशन हुआ है, इतना जो बाकी चीज़ें हो रही हैं, तभी तो ये पूरा देश आगे बढ़ेगा। कुछ लोग का यही सिस्टम है, हर काम सरकार करेगी। सरकार अगर आर्थिक मामलों में गई तो वो समस्या पैदा होगी, लेकिन सरकार का काम क्या है? शिक्षा में जाओ, स्वास्थ्य में जाओ, आदिवासियों के कल्याण में जाओ, दलितों के लिए अवसर बनाओ। ये है सरकार का काम। बिल्कुल बिल्कुल। और ये काम यहाँ हुआ है। देखिए, ऐसा है, मैं अपनी ओर से आपके अनुभव का लाभ लेते हुए एक बात करूँगा। कुछ लोगों का रिकॉर्ड एक ही जगह फंस जाता है, ग्रामोफोन के रिकॉर्ड की तरह। हाँ, फंस जाता है। आज आज़ादी को 75 ईयर्स हो गए, तो एक ही रिकॉर्ड बजाते हैं, इस देश में कुछ नहीं हो सकता, बड़ी गरीबी है, बड़ी बर्बादी है। ये सब सेठ लोग वो खुद भी बोर होते हैं, दूसरे को भी बोर करते हैं। बिल्कुल। दूसरा समस्या है, उनको सुधारना है। याद करिए, इंदिरा गांधी के समय में टाटा बिरला चोर है, याद है ना? आप बड़े पुराने पत्रकार हैं। ये सीपीआई सीपीएम। तो मेरी अंतिम आपसे विनती क्या है? जिसने भारत के आध्यात्मिक परंपरा को छोड़ा वो नीचे गए। प्रभुराम का जिन्होंने विरोध किया, आज सीपीआई सीपीएम सब कहाँ चले गए बताइए? कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी है पता ही नहीं। हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इसीलिए कांग्रेस कहती है कि हमारा काम वही पूजा है और बीजेपी को पूजा को ही अपना काम समझती है। नहीं तो उसका जवाब मेरा ये, मैंने यहाँ भी देखा था, काम बोले छो, है ना? तो आप 27 साल से पावर में नहीं हो भाई, तो कौन सा तुम्हारा काम बोलता है? पर याद तो कराओ। तो वही तो सोचना पड़ेगा कि जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे पुरखे ने ये रोड की नींव रखी। अब हो गया, भारत को आज़ादी 75 ईयर्स हो गए, तो देश के लोकतंत्र को मजबूत चलने दीजिए। अच्छा लगा आपसे बात करके। आज बहुत आनंद हुआ कि आप जैसे लर्नेड लीडर से हम बात को कर पाए हैं। थैंक यू रविशंकर जी। बहुत बहुत धन्यवाद।